नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। जैसा कि मैं वीडियो का एनालिटिक्स जब चेक करता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि आपको वीडियो पसंद है, क्योंकि वीडियो को ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को डिसलाइक करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके जाएं। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए, आप प्रतिदिन सही सटीक खबरें चाहते हैं सभी विषयों पर, सभी मुद्दों पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है कि आरआरसी, आरआरबी और कोर को बंद नहीं होने देंगे। आखिरकार सरकार के द्वारा आरआरसी, आरआरबी और कोर को बंद करने का फैसला क्यों किया गया? सबसे पहले आपको जानना होगा कि आरआरसी, आरआरबी का गठन क्यों किया गया। आपको मालूम होगा कि रेलवे में जब भर्तियां होती थीं तो भ्रष्टाचार होता था और काफ़ी आरोप लगते थे। तो उन्हीं आरोपों को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आरआरसी और आरआरबी का गठन किया गया था। लेकिन सरकार के द्वारा आरआरसी, आरआरबी और कोर को बंद करने का फैसला किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार के द्वारा सब कुछ बेचा जा रहा है। जब बेच देंगे, इसका निजीकरण हो जाएगा, रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, तो आरआरसी की क्या ज़रूरत और आरआरबी की क्या ज़रूरत। और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम भर्ती परीक्षाएं एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराएंगे, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कंडक्ट कराएंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीईटी परीक्षा का आयोजन करेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आरआरबी के द्वारा एक भर्ती परीक्षा का आयोजन करा के समय से भर्ती नहीं पूरी की जा सकी है, तो आखिरकार एनटीए के माध्यम से समय से भर्ती कैसे पूरी की जाएगी। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि निजीकरण के विरोध में छात्रों, नौजवानों को एकजुट करेंगे। आखिरकार नौजवानों और छात्रों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मनोज पांडे ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में आक्रोश जताया है। महामंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए और अब रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाई, बंदरगाह, एयरपोर्ट, खेती किसानी, पढ़ाई, दवाई सब बेचते जा रहे हैं। आरोप लगाया है कि सरकार, खासकर रेल मंत्री पूंजीपति मित्रों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यूनियनों की बैठक में तय हुआ है कि रेलवे विद्युतीकरण संगठन कोर, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी कि आरआरसी को बंद करने की साजिश चल रही है। सरकार के ऐसे निर्णय के खिलाफ छात्रों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ता, नागरिकों के साथ एकजुट बनाकर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसके लिए 3 अक्टूबर को सार्वजनिक बैठक प्रयागराज में होगी। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी ने कहा कि रेलवे आम भारतीय की जीवन रेखा है, इसे सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखना जरूरी है। सवाल है कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, निजीकरण होने से किराया बढ़ जाएगा और जिस तरह से अब आप सफ़र कर रहे हैं वर्तमान में, उस तरह से आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्लेटफार्म पर जाना होगा तो आपको 5 रुपये की जगह 50 रुपये देना होगा, 10 रुपये की जगह 50 रुपये देना होगा। अगर आप 100 रुपये का टिकट पाते थे पहले, तो अब आपको 350 से लेकर 400 रुपये देना होगा। तो निजीकरण का प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि आपकी जेब खाली हो जाएगी। और जब निजीकरण हो जाएगा तो भर्तियां कम हो जाएंगी। भर्तियां कैसे कम होगी, इसके संबंध में आप लोग जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, अभी तो परमानेंट भर्तियां हो रही हैं और जब निजीकरण होगा तो ठेके पर भर्तियां हो जाएंगी। आपको 10,000, 15,000 रुपये पर रखा जाएगा। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, प्रतियोगी छात्र हो, नौकरी की तलाश में हो, दिन रात करके पढ़ाई की हो, तो उम्मीद है कि आगे भर्ती आएगी। लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा तो भर्ती कैसे आएगी? भर्ती आएगी तो नामात्र आएगी। जिस तरह से भर्ती आई है, जिसकी आप लोगों ने परीक्षा दिया है, उस तरह से भर्ती उस समय आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि महंगाई भत्ता वत्ता सब समाप्त कर दिया जाए,
हो सकता है और 10 से 15 हज़ार रुपये पर आपको रखा जाए और मजबूरी होगी आपकी, आपको नौकरी करना पड़ेगा अगर इस पृथ्वी पर रहना है और जीवन यापन करना है। तो सच्चाई है कि भविष्य में युवाओं, प्रतियोगी छात्रों, आम जनता के हक का हनन होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या इसका विरोध होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट बीएचयू की है। बीएचयू में 6 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा तिथियों में बदलाव। अन्य परीक्षाओं की वजह से एनटीए ने लिया फैसला, वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड। आपको बता दें, बीएचयू में सत्र 2021 से 22 में यूजी के 6 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए होने वाली परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया गया है। इसमें एक ही तिथि पर कई परीक्षाएं आयोजित की जा रही, जिसके कारण परीक्षा टकरा गई और परीक्षा टकराने की वजह से एनटीए ने फैसला लिया कि परीक्षा अब किसी अलग तिथि पर कंडक्ट कराई जाएगी। जबकि 5 पाठ्यक्रमों में बदली तिथि की घोषणा होना बाकी है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा वाले दिन ही अन्य परीक्षाओं की तिथि लड़ने की वजह से बदलाव का फैसला किया गया था। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आधिकारिक नोटिस आप एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है कि भारत बंद आज संभल कर निकले। आपको बता दें, पूरे भारत में आज किसानों का प्रदर्शन है, आज भारत बंद है और मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि कृषि कानून बिल को वापस करने की मांग चल रही है। किसानों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन एक ही क्षेत्र में नहीं हो रहा है, रोजगार को लेकर हो रहा है, कृषि कानून बिल को लेकर हो रहा है, अन्य मुद्दों पर हो रहा है। पूरी खबर इस वीडियो में आपको मिलेगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। इसमें लिखा हुआ है कि नए कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस बंद को 40 किसान संगठनों, अधिकतर विपक्षी दलों और बैंक संगठनों ने समर्थन दिया है। बंद के दौरान सड़कें और बाजार बंद करने की चेतावनी दी गई है, इसलिए आज बाहर ना निकलें, संभल कर निकलें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो कृषि कानून बिल लाया गया है वह किसानों से पूछकर नहीं लाया गया है। जब सब काम किसानों से पूछकर करते हैं, मन की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कृषि कानून बिल जो आपने बनाया है उसके बारे में किसानों से आपको राय लेनी चाहिए थी। आपने राय नहीं लिया, सर्वे नहीं करवाया। अगर सर्वे करवाए होते, राय लिए होते तो आज आंदोलन नहीं चलता। लेकिन सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, किसके कारण लिया, किसके दबाव में लिया या सरकार ने खुद लिया, इसके संबंध में कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन किसानों का कहना है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह का काम किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कृषि कानून बिल वापस हो गया तो सत्ता भी चली जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून बिल वापस नहीं करेंगे तब भी सत्ता चली जाएगी। तो यह तो समय बताएगा। और 2022 का चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाला है, यही आखिरी परीक्षा है और यह परीक्षा 2024 में मेंस की परीक्षा होगी। तो अभी प्रारंभिक परीक्षा है और प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही मेंस में बैठेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होता है या देखने वाली बात होगी। तो कृषि कानून बिल का जो समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि इस कृषि कानून बिल में क्या बहुत अच्छा है, कोई 6 काम बता दीजिए। और कृषि कानून बिल का विरोध करने वाले जो हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस कृषि कानून बिल में क्या गलत है, 6 पॉइंट बता दीजिए। और कृषि कानून बिल को वापस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट है कि छात्रों को 14 दिन में जमा करना होगा प्रमाण पत्र। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला शाखा ने स्पष्ट किया है कि दाखिले के बाद 14 दिन के अंदर छात्रों को सभी जरूरी प्रमाण पत्र कॉलेजों में जमा कराना होगा। यदि छात्र ऐसा नहीं करते हैं तो उनका दाखिला रद्द हो जाएगा और अंतिम कटाव से पहले बची हुई सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। अब कटाव कब जारी होगा, सबसे अहम है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कटाव जो है 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है, पहला कटाव आएगा। और 1 अक्टूबर को प्रबल संभावना है कि कटाव जारी किया जाएगा। 1 अक्टूबर का दिन आप लोग याद कर लीजिए, 1 अक्टूबर को कटाव जारी किया जा सकता है। अगली अपडेट है कि 5 लाख रिक्त पदों को जल्द भरे सरकार। इसकी मांग लंबे समय से चल रही है। युवा मंच की बैनर तले लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा, प्रयास सराहनीय है। आपको बता दें कि प्रदेश में रिक्त पड़े 5 लाख पदों को भरने, गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार मिलने तक जीवन निर्वाहन लायक बेकारी
भत्ता जैसे मुद्दों को लेकर युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। यानी कि किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से युवा मंच का आंदोलन चल रहा है। संख्या भले ही कम हो लेकिन जुनून कम नहीं हुआ है। संख्या भले ही कम हो लेकिन जुनून कम नहीं हुआ है। जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं इतने ही लोग हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। बाहर से प्रतियोगी छात्र समर्थन कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। रोज़ आप जाकर वहाँ पर देखेंगे तो आज कोई दूसरा छात्र, कल कोई दूसरा छात्र रहेगा। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना कुछ बताया जा रहा है कि 5 लाख जो पद खाली उसे कब भरा जाएगा। मैं आपको बता दूं, रविवार को धरना स्थल पर पहुंचे संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति, युवा अधिकार मंच, NSUI, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आंदोलन, DLS संयुक्त मोर्चा, प्रतियोगी छात्र मंच के पदाधिकारियों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तो क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 में आ पाएगी? देखिए, सरकार के द्वारा तो वादे किए जाते हैं, वादे कितने पूरे हुए हैं मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। कोई भी सरकार हो, जब भी आप अपने मत का प्रयोग करें तो एक बार उनका पिछला मैनिफेस्टो उठाकर देखें, उन्होंने जितना वादा किया था कितना उन्होंने पूरा किया है। अगर वे 70% से ज़्यादा वादा पूरा करते हैं तभी वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। अपने मत का अधिकार सही जगह पर प्रयोग करिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है और मैं ऐसा ही करता हूँ। कोई भी सरकार हो जो अच्छा काम करेगी उसको मत दिया जाएगा, लेकिन 70% से ज़्यादा कार्य पूरे होने चाहिए जो मैनिफेस्टो में दिया गया है। मैं कहता हूँ बजट पास करने से कुछ नहीं होता है, मैं कहता हूँ शिलान्यास करने से कुछ नहीं होता है, मैं कहता हूँ पटल पर काम होगा तभी वोट मिलेगा, पटल पर काम नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। रोजगार देंगे तभी युवा वोट देगा, रोजगार नहीं देंगे युवा वोट नहीं देगा। मनरेगा का अगर आप रोजगार गिनवाएंगे, खुद हम दुकान करते हैं, खुद ठेला लगाते हैं, खुद फल बेचते हैं, खुंची लगाते हैं, पान लगाते हैं, उसको भी आप रोज़गार की श्रेणी में जोड़ेंगे तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे मेहनत और मेरे पैसे मेरे बदौलत शुरू हुआ है, ना कि आपकी बदौलत शुरू हुआ है। तो युवा मंच के द्वारा जो मांग की जा रही है यह मांग जायज़ है। यूपी SSSC में भर्ती आनी चाहिए, नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। 27,000 TGT PGT के जो पद खाली हैं उसको भी आना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 8500 से अधिक पदों पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। अगर सरकार के द्वारा इन सब पर काम नहीं किया गया तो 2022 की विधानसभा चुनाव में युवाओं के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा। और शक्ति प्रदर्शन युवाओं का कितना खतरनाक होता है सभी को भली भांति मालूम है। तो युवा अपने हक की मांग कर रहा है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है। युवाओं की बात आपको सुननी पड़ेगी। अगली खबर है सरकारी टीचर को लेकर। देखिए, समाचार पत्रों में लगातार आ रहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी टीचर बनने की तैयारी करें अभ्यर्थियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की बड़ी पैमाने पर भर्ती की योजना बना रही है और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। राज्य में इस वक्त शिक्षकों की बहुत सारी पद खाली हैं और राज्य सरकार चुनाव से पहले इन पदों को भरने की भरपूर कोशिश कर रही है। अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हो और इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बेहतर आप तैयारी करें। मैं आपसे बताना चाहता हूं, सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिल रही है। सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अभी तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो आधिकारिक घोषणा कैसे होगी? समिति की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही आधिकारिक घोषणा होगी। अगर दिसंबर में भर्ती आ जाती है और सरकार के द्वारा परीक्षा का आयोजन करा लिया जाता है, मतलब कि 70% काम पूरा कर दिए जाते हैं, तो आप समर्थन करिएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा अगर आपको गुमराह करने का प्रयास किया गया, भर्ती नहीं दी गई, परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, तो आपको आगे निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। अगर सरकार ने अपना वादा पूरा किया तो आपको समर्थन भी करना है, मैं यही कह रहा हूँ। तो आगे आपको इंतज़ार करना है। दिसंबर के पहले वैसे विज्ञापन आएगा नहीं। दिसंबर में अगर विज्ञापन आ गया तो सरकार इस प्रक्रिया को कितना जल्द आगे बढ़ाती है, परीक्षा कब करवाती है, कैसे करवाती है, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, और सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से परमिशन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, यह सब जो है आपको दिसंबर के बाद ही पता चलेगा जब आदर्श आचार संहिता लागू होगी। तो फिलहाल 51,000 पदों पर भर्ती की बात चल रही, जैसा कि समाचार पत्रों में आ रहा है। वैसे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पद काफ़ी खाली हैं। PAB की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी, 73,711 पद खाली हैं। इसी प्रकार से 8,500 शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं। अगर सभी को ऐड कर दिया जाए तो लगभग जो है 1 लाख के करीब पद खाली हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब समिति की
गठन की बात आती है तो सभी को डर लगने लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी समिति गठित की गई थी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी समिति गठित की गई थी और समिति गठित करने की वजह से पदों की संख्या कम हो गई थी। आप लोगों को मालूम होगा 40,000 से 15,000 हो गए थे और 4500 से 1500 हो गए थे। आपको मालूम होगा, अगर आपको मालूम नहीं है तो पिछला समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए। 40,000 पदों पर भर्ती आने वाली थी, लेकिन उसे घटाकर छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात चली और पदों की संख्या आधी से भी आधी हो गई। तो आपको देखना होगा क्या सरकार के द्वारा जो समिति गठित की गई है कहीं वह पद घटाने के लिए तो नहीं की गई है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको आगे निर्णय लेना है। अगली अपडेट है कि प्रवेश परीक्षा के दौरान पकड़ा गया अभ्यर्थी निष्कासित। आपको बता दें, हरिश्चंद्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में रविवार को एक प्रश्न पत्र आउट करने के मामले में एक अभ्यर्थी को दबोचा गया। महाविद्यालय प्रशासन ने छात्र को परीक्षा से निष्कासित कर दिया है। घटना के बाद पूरे परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति रही। बीए की प्रवेश परीक्षा में जहाँ 350 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, वहीं एलएलबी की प्रवेश परीक्षा में 321 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रविवार को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में दूसरी पाली में प्रवेश परीक्षा के दौरान ए ब्लॉक सेंटर के अभ्यर्थी ने प्रवेश पत्र आउट करने का प्रयास किया। अगली अपडेट है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। देखिए, पूरे भारत में कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता आपको दिखेगा और उत्तर प्रदेश में खासकर ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि समाचार पत्रों में आप लगातार पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षक संगठनों ने मसाल जुलूस निकाला। इसमें शिक्षकों की मांगों पर सरकार के द्वारा सुनवाई न होने पर आक्रोश जताया गया है। शेर दामोदर पार्क में आयोजित जुलूस की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सिंह और संचालन जिला मंत्री मुन्नेश कुमार अग्नोत्री ने किया। फिर 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी द्वारा नियुक्ति अधिकारी को सौंपा गया। शिक्षकों की मांग न मानने पर सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सरकार से आप कोई भी मांग करिए, ज़्यादातर मांग पूरी नहीं हो रही। युवा मांग कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है। शिक्षक भर्ती की मांग चले, पूरी नहीं हो रही है। यूपी ट्रिपल में भर्तियां लंबित है, पूरी नहीं हो रही है। किसान मांग कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही। तो अब मैं किसके बारे में आपको जानकारी दूँ, किसका नाम गिनाऊंगा तो 1 घंटा नाम गिनाते हुए लगेगा। तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। चुनाव है और चुनाव में सरकार को अपने बारे में सोचना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए कि हम चुनाव जीत जाएंगे, कोई हरा नहीं पाएगा, 350 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी। भविष्य में जनता तय करती है और अगर आपको जनता ने सत्ता पर लाया है तो आपको गिरा भी सकती है। तो सरकार को इसके बारे में सोच समझ कर ही आगे का निर्णय लेना चाहिए। अगली अपडेट है यूपीपीएससी की, आधे से अधिक ने छोड़ी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए पहली बार आयोजित की गई लिखित परीक्षा। आपको बता दें, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आधे से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रयागराज और लखनऊ में 92 केंद्रों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति महज 48.55% रही। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर संतुलित और स्तरीय था। समान अध्ययन के सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन अभ्यर्थियों को अपने विषयों से पूछे गए सवालों ने काफ़ी राहत दी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लगभग 65 to 70% कट ऑफ जाने वाला है, जो मुझे जानकारी है। अब जितने नंबर हैं आपको, उसमें से आप 65 to 7% कर दीजिए। बीच में कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आगे मैं कट ऑफ के संबंध में आपको जानकारी दे दूँगा। अगली खबर एकेटीयू की है। बिना यूपीसीईटी रिजल्ट शुरू हुई काउंसलिंग, विद्यार्थियों में प्रवेश को लेकर उहापोह की स्थिति। एनटीए 20 दिन बाद भी नहीं दे पाया प्रवेश परीक्षा का परिणाम। एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। 20 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक एनटीए के माध्यम से परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, हम लगातार एनटीए के संपर्क में हैं। यूपीसीईटी का परिणाम जल्द ही आ जाएगा। हमने बिना परिणाम की काउंसलिंग प्रक्रिया इसलिए शुरू की है ताकि समय बचाया जा सके। रिजल्ट आते ही काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा कर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परिणाम आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्यूमेंट हैं उसे आप लोग सबमिट कर सकते हैं। जितने भी लोग परिणाम के इंतजार में बैठे हुए हैं, एकेटीयू के छात्र हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जानकारी दी गई है वह प्रोफेसर विनीत कंसल के द्वारा दी गई है, जो कुलपति हैं एकेटीयू के। तो आप सभी जो है अपनी तैयारियां करते रहें, डॉक्यूमेंट एकत्रित करें, जमा करें। आगे जो भी प्रोसेस होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अक्टूबर के प्रथम वीक में आपको विस्तृत कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है कि कोविड में बढ़ी बायो व फार्मेसी की मांग। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है।
कोविड काल में चिकित्सा सेवा की मांग बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इससे जुड़े पाठ्यक्रमों की तरफ विद्यार्थियों का रुझान भी बढ़ रहा है। राजधानी के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में इस साल बीएससी बायो व फार्मेसी जैसे कोर्सों की काफ़ी डिमांड है। कॉलेजों में जहां बीएससी बायो की सीटें पहली व दूसरी मेरिट में ही भर रही हैं, वहीं फार्मेसी की डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश को लेकर टक्कर हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय बीएससी बायो की 250 सीटें हैं, जबकि इसके लिए 4200 आवेदन आए हैं, यानी कि एक सीट पर 16 विद्यार्थियों के बीच मुकाबला होगा। इसके लिए प्रवेश काउंसलिंग रविवार से शुरू हो रही है। इसी से बीएससी बायो में प्रवेश की मारामारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नवयुग कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव भी बताती हैं कि उनके यहाँ बीएससी बायो की 100 सीटों पर प्रवेश दूसरी मेरिट में ही पूरे हो गए। वह बताती है कि हाल के दिनों में इसकी तरफ छात्रों का रुझान बढ़ा है। तो फार्मेसी की सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फार्मेसी की सीटों पर भी मारामारी बनी हुई है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब से कोविड आया है तब से एलटी, नर्सिंग, एनएम और इधर आप देख लीजिए डी फार्मा, बी फार्मा का डिमांड बढ़ गया है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो अभी तैयारी करिए, अगले साल एडमिशन कराइए, क्योंकि डी फार्मा और बी फार्मा, एलटी, नर्सिंग इत्यादि का डिमांड इसमें बहुत तीव्र गति से बढ़ा, यानी कि बहुत पॉपुलर हो गया है। इसके लिए आपको सीटें खाली नहीं मिलेंगी, काफ़ी कंपटीशन से आपको गुजरना पड़ेगा। अगली अपडेट है कि जेई पाएंगे 8,700 रुपये का वेतन, आंदोलन स्थगित। बताइए, एक जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर को 8,700 रुपये मिलता है, तो जो नॉन टेक्निकल होगा, जो प्रोफेशनल कोर्स वाला नहीं होगा, उसका वेतन कितना मिलेगा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ निजीकरण में यही होने वाला है। जो 8700 है वह 6000 हो जाएगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। अगर आप बीए बीएससी इंटर हैं तो आपको हो सकता है 5,000 पर काम मिल जाए। आप 10-15 हज़ार का सपना नहीं देख सकते। एक साल तो आपको 5,000 या 6 महीने 5,000 पर करना पड़ेगा, इसकी गारंटी लेता हूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का सोमवार से शक्ति भवन सहित प्रदेश भर में शुरू होने वाले बीमारी उपवास पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से रविवार को हुई वार्ता के बाद 30 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वार्ता में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई को तीसरी एसीपी के दौरान मिलने वाला 8700 रुपये का वेतन देने पर सहमति बन गई है। उम्मीद है कि मंगलवार तक 8700 रुपये वेतन देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। संगठन के केंद्रीय महासचिव जयप्रकाश ने बताया कि वार्ता में कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक पंकज कुमार, शासन से विशेष सचिव ऊर्जा भवानी सिंह से समस्याओं पर बातचीत हुई। प्रबंधन निदेशक ने आदेश मंगलवार तक जारी करने का लिखित समझौता किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमानेंट हो तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन संविदा पर होंगे तो 8700 लेकर आपको 15,000 रुपये तक मान दे दिया जा सकता है। आगे मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, जब निजीकरण होगा तो 8700 रुपये से लेकर 15,000 तक मान दे दिया जा सकता है। आगे अगर कोई ऐसा प्रोसेस लगाया जाता है या प्रोविजनल पर रखा जाता है या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आप मानकर चलिए कि 1 साल तक आपको केवल 6 से 10,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आपको वेतन अधिक मिलेगा, यानी कि 15,000 से अधिक नहीं मिलेगा। अगर भविष्य में निजीकरण होता है अन्य विभागों का या रेलवे का, तो रेलवे में जो भी कर्मचारी भर्ती होंगे, यानी कि एनटीपीसी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी या अन्य प्रतियोगी छात्रों की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्हें शुरुआती दौर में ही इतना मिलेगा, यानी कि 6,000 से लेकर 10,000 रुपये, यानी कि 1 वर्ष तक। उसके बाद 15 से 20,000 रुपये किया जा सकता है, कन्फर्म नहीं है। अगली अपडेट एक प्रदेश में बन रही 82 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। देखिए रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कैसी बन रही है, इसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बनाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, लगातार कार्य हो रहा है और चुनाव भी आने हैं, तो चुनाव में सरकार को दिखाना है। तो एक रूम का कंपार्टमेंट बनाने के लिए भैया कितना समय लग रहा है, आप लोग देख लीजिए। अगली खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय की। कटाप तैयार करने में जुटे कॉलेज। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय संबंध कॉलेज नए शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 के लिए कटाप लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। इस संबंध में डीयू प्रशासन की ओर से कॉलेजों को 30 सितंबर 2021 तक लिस्ट तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि 1 अक्टूबर 2021 तक सभी कॉलेज लिस्ट जारी कर दें, जिससे 4 अक्टूबर 2021 से दाखिला प्रक्रिया शुरू किया जा सके। खबर की योगी मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरे। जातियों पर किस तरह से अपनी पकड़ बनाई जाए, अन्य जातियों को भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से शामिल किया जाए, इसी पर काम चल रहा है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब सरकार की नीतियां किसी को पसंद नहीं आती हैं,
मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता है, मंत्री पसंद नहीं आता है, तो बीजेपी का काम है पूरे मंत्रिमंडल को बदल दो। आप लोगों ने गुजरात में देखा होगा कि सीएम से लेकर मिनिस्टर तक बदल दिए गए। उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा कितने मुख्यमंत्री बदले गए। तो बीजेपी का यही काम है। अगर बीजेपी की आलोचना होगी, बीजेपी के कामों की बुराई होगी, तो बीजेपी उसे साफ करने के लिए मुख्यमंत्री को बदल देती है, मंत्री को बदल देती है, जिससे वह बात छुप जाए और यह कहा जा सके कि मुख्यमंत्री को मैंने बदल दिया, काम नहीं अच्छा था, मंत्री को बदल दिया, अब नए मुख्यमंत्री जो आए हैं वे अच्छे काम करेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया बीजेपी में चलती है। अब कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद बने कैबिनेट मंत्री, बाकी 6 राज्य मंत्री। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबकी तस्वीर है और जितिन प्रसाद यहाँ पर खड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मंत्री आपके समक्ष हैं। एक कैबिनेट मंत्री जो कि कांग्रेस से आए हैं और बाकी सब राज्य मंत्री। यहाँ पर जो है राज्यपाल और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। तो क्या इससे सरकार को लाभ होने वाला 2022 की विधानसभा चुनाव में? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर किसानों को लेकर है। किसानों को तोहफा, यूपी में गन्ना मूल्य 25 रुपये बढ़ा, बिजली बिल पर ब्याज होगा माफ़। सवाल है कि बिजली बिल पर पहले ब्याज माफ़ नहीं होता था? होता था, पहले भी माफ़ होता था, चाहे वर्तमान की सरकार रही हो या नहीं रही हो। पिछली सरकारों में भी बिजली पर ब्याज माफ़ होता था। मुझे जानकारी है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, पता कर लीजिएगा। अगर झूठ बोल रहा हूँ चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। किसानों के लिए जो सरकार ने सोचा है और किसानों के चेहरे पर खुशहाली आई है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसानों के चेहरे पर लाए खुशहाली। यूपी में जो गन्ना मूल्य 25 रुपये बढ़ाया गया है, यानी कि किसानों को तोहफा दिया गया है, इससे किसान कितने खुश है? तो इससे किसान कितने खुश हैं, इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो गांव के किसान से आपको बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं जो ग्राउंड रिपोर्ट है। मेरी जानकारी के अनुसार किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा एक तरफ से दिया जाता है तो दूसरी तरफ से दोगुना लिया जाता है। यानी कि अगर 25 रुपये दिया गया है तो खाद के दाम की क्या स्थिति है, डीजल के दाम की क्या स्थिति है, सरकार इसके बारे में बताए। डीजल इतना लग जाता है, जितना मूल्य बढ़ाया गया उससे दोगुना का डीजल लग जाता है खेतों की सिंचाई में, निराई में, गुड़ाई में। तो इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, सरकार के द्वारा डीजल का दाम कम कर दिया जाए, खाद का दाम कम कर दिया जाए तो भविष्य में किसानों को लाभ हो जाएगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सरकार चाहे तो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में ला सकती है। सरकार कहती है कि अन्य राज्य सहमत नहीं है। आपकी सरकार कई राज्यों में है, पहले आप अपने राज्यों से शुरुआत करिए। यानी कि मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, पहले आपकी जहां जहां सरकार है वहां पर जो है डीजल और पेट्रोल जीएसटी में ले आइए। जब आप ले आएंगे तो शर्म बस जो अन्य राज्य वाले हैं, यानी कि जो अन्य राज्यों में सरकारें हैं जहां पर आप विपक्ष में हैं, वहां के लोगों को भी लाना पड़ेगा, नहीं उनकी किरकिरी होगी। जब सरकार के द्वारा अपने ही राज्य में जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर नहीं लगाया जा रहा है तो अन्य राज्य वाले कैसे लगाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, इसके अलावा अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी पहले अपने ही राज्य में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले आए, बाकी राज्य अपने आप ले आएंगे, सर्व बस ले आएंगे। अगर उनको चुनाव जीतना होगा और जनता से खुश रहना होगा तो फिर उन्हें जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाना पड़ेगा। लेकिन सरकार को पहले यह काम करना है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही कमाई, मेडिकल से कमाई, इत्यादि सोर्स से जो कमाई हो रही है उस माध्यम को बंद नहीं किया जाएगा। इधर जो है शराब का दाम लगातार क्यों नहीं बढ़ाया जाता और पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ाया जा रहा है? सरकार इसके बारे में जवाब देगी? जवाब कभी नहीं देगी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो जानकारी मैं दे रहा हूँ और बहुत ही पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना, किसी से पूछ लेना, समझ लेना जो मैं बता रहा हूँ या गलत है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।